नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन B12। विटामिन B12 का जो अन्य नाम है वो है कोबालमिन। या इसको हम साइनो कोबालमिन भी बोलते हैं। साइनो कोबालमिन। इसको हम कोबालमिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो कोबाल्ट खनिज लवण होता है, कोबाल्ट खनिज लवण इसमें उपस्थित होता है, इसलिए इसको हम कोबालमिन बोलते हैं। ठीक है। और जो कोबालमिन विटामिन B12 कोबालमिन है, इसकी खोज किसने की? विटामिन B12 की खोज रिक्स ने की और 1948 में की। कोबाल्ट के कारण ही हम विटामिन B12 को कोबालमिन या साइनो कोबालमिन बोलते हैं। विटामिन B12 की विशेषताएं क्या होती हैं ये देखेंगे आगे। B12 ये लाल रंग का होता है और सुई के आकार का होता है। विटामिन B12 या कोबालमिन या साइनो कोबालमिन ये लाल रंग का होता है, सुई के आकार का होता है। सुई के आकार का रवेदार पदार्थ होता है, रवेदार क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। जल में घुलनशील होता है। विटामिन B12 जो जल में घुलनशील विटामिन है ही, विटामिन जो B है वो जल में घुलनशील है। जो इसके अंदर आने वाले विटामिन है वो भी जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन B12 जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है। जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट की मात्रा, कोबाल्ट जिससे इसका नाम हमने कोबालमिन या साइनो कोबालमिन रखा है, कोबाल्ट की मात्रा 4% होती है। और इसमें सल्फर उपस्थित नहीं होता है, सल्फर उपस्थित नहीं होता है विटामिन B12 में, नहीं होता है। ठीक है। B12 यकृत एवं ऊतकों में पाया जाता है, जो हमारा लीवर है और टिश्यूज में ये मुख्य रूप से पाया जाता है बॉडी में। यकृत और ऊतकों में ये दो रूप में पाया जाता है। पहला तो ये साइनोकोबालमिन के रूप में पाया जाता है और सेकेंड हाइड्रोक्सी कोबालमिन के रूप में पाया जाता है। विटामिन B12 की विशेषताएं क्या है? विटामिन B12 जो होता है ये लाल रंग का सुई के आकार का रवेदार पदार्थ होता है, जल में घुलनशील होता है। और B12 में जो कोबाल्ट की मात्रा होती है, जिससे इसका नाम कोबालमिन पड़ा है, वो 4% रहता है। इसमें सल्फर उपस्थित नहीं होता है। और B12 में जो लीवर और टिश्यूज होते हैं उनमें जो विटामिन B12 होता है वो दो रूपों में रहता है। पहले तो साइनोकोबालमिन के रूप में रहता है और सेकेंड हाइड्रोक्सी कोबालमिन के रूप में रहता है। अब हम आगे देखते हैं कि विटामिन B12 के बॉडी में कार्य क्या होते हैं। जो विटामिन B12 है ये RBCs रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं कि मैचुरेशन में सहायक होता है। परिपक्वता के लिए सहायक होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं उसके परिपक्वता के लिए हमें B12 की ज़रूरत होती है। और कोएंजाइम्स के रूप में ये काम करता है। हमें पता है कि कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स की तरह ये कार्य करता है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा है कि कोएंजाइम्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में ये सहायक होता है विटामिन B12। और फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 जब हमने पढ़ा था
उसमें हमने देखा था कि जो फॉलिक अम्ल होता है ये पालक के पत्तियों में रहता है। फॉलिक अम्ल के पाचन में भी ये सहायक होता है। पाचन में सक्रिय भूमिका निभाता है विटामिन B12। फॉलिक अम्ल जो विटामिन B9 था, और विटामिन B9 से हमने देखा था कि हमको कौन सा एनीमिया हो रहा था, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा था। विटामिन B12 जो होता है ये यकृत में वसा को जमने नहीं देता है, वसा को जमने नहीं देता है। अगर हमारे लीवर में अधिक फैट जमेगा तो क्या हो जाएगा, हमको फैटी लीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, फैटी लीवर देखने को मिलेगा। तो जो विटामिन B12 होता है ये हमको फैटी लीवर के प्रॉब्लम से बचाता है। हमारे लीवर में फैट स्टोर नहीं होता है विटामिन B12 से। विटामिन B12 के कार्य क्या है, ये RBCs के मैच्यूरेशन में सहायक होता है। जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं वो परिपक्व विटामिन B12 के कारण ही हो पाती है, और कोएंजाइम्स की तरह ये कार्य करता है। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। फॉलिक अम्ल के पाचन में सक्रिय भूमिका निभाता है। फॉलिक अम्ल क्या है, हमने अपने विटामिन B9 फॉलिक अम्ल वाला जो वीडियोस है उसमें देख चुके हैं। और विटामिन B12 जो यकृत में वसा को जमने नहीं देता है। अगर हमारे लीवर में यकृत में अगर वसा का जमाव होता है तो हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन हम विटामिन B12 को अपने फूड में रेगुलर लें तो हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आगे हम देखेंगे कि विटामिन B12 की कमी से क्या होता है हमारी बॉडी में, ये देखेंगे। विटामिन B12 की कमी इससे क्या होता है, जब हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो विटामिन हमने देखा था B6 जो पायरोडॉक्सिन है, इसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। और विटामिन B9 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया होता है। पर्नीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो जो एनीमिया है इसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे अगर विटामिन B6 की कमी से हो रहा होगा तो वो माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया होगा, और विटामिन B9 की कमी से हो रहा होगा तो उसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे, और विटामिन B12 की कमी से हो रहा होगा तो उसको हम पर्नीशियस एनीमिया बोलेंगे। तो जो विटामिन B12 की कमी से हो रहा है वो होता है पर्नीशियस एनीमिया। ये पर्नीशियस एनीमिया है, इसके अन्य नाम क्या है, इसको हम बेरेमस एनीमिया भी बोलते हैं। बेरेमस एनीमिया बोलो या पर्नीशियस एनीमिया बोलो, इसका एक नाम और है एडिसन्स एनीमिया। एडिसन्स एनीमिया, इसको घातक एनीमिया भी बोलते हैं और खतरनाक एनीमिया भी बोलते हैं। खतरनाक एनीमिया। ठीक है, इसको या पर्नीशियस एनीमिया बोलो, बेरेमस एनीमिया बोलो, एडिसन्स एनीमिया बोलो, घातक या खतरनाक एनीमिया बोलो, वो विटामिन B12 की कमी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया के ही ये सारे नाम हैं। जब पर्नीशियस एनीमिया या बेरेमस एनीमिया, एडिसन एनीमिया, घातक या खतरनाक एनीमिया जब होता है तो इसमें बॉडी में क्या चेंज देखने को मिलते हैं, जिसको भी पर्नीशियस एनीमिया हुआ है उसके मुंह में छाले हो जाते हैं, और उसका जो आमाशय है, आमाशय की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं। आमाशय की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं, अस्थि मज्जा में क्या प्रॉब्लम होती है, जो हमारे RBC हैं वो परिपक्व नहीं हो पाती हैं। अस्थि मज्जा में RBCs परिपक्व नहीं हो पाती हैं। RBCs नहीं हो पाती।
और जो आरबीसीज हैं ये क्या होती हैं, आरबीसीज जो हमारे अस्थि मज्जा होती हैं इसमें ही फंस जाती हैं, अस्थि मज्जा से बाहर नहीं निकल पाती हैं। और अस्थि मज्जा में फंस जाती हैं, जो आरबीसीज होती हैं अस्थि मज्जा में फंस जाती हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज हैं वो हमारी ब्लड में नहीं मिल पाती हैं। आरबीसीज जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं ये हमारे रक्त में नहीं मिल पाती हैं। और उससे क्या होता है, आरबीसीज की संख्या कम हो जाती है, हमारे ब्लड में कम हो जाती है। और आरबीसीज की संख्या कम हो रही, इसका मतलब कि रक्त की कमी हो रही, रक्त की कमी हो जाती है और एनीमिया देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है। और वो एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का कौन सा रूप, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर विटामिन B6 की कमी से हो रहा है तो माइकोसाइटिक, विटामिन B9 की कमी से हो रहा है मेगालोब्लास्टिक, और विटामिन B12 की कमी से हो रहा है तो पर्नीशियस एनीमिया होगा। विटामिन B12 की कमी से जो पर्नीशियस एनीमिया होता है इसका अन्य नाम क्या है, बेरेमस एनीमिया, एडिसन्स एनीमिया, घातक एनीमिया और खतरनाक एनीमिया। जो पर्नीशियस एनीमिया होता है इसमें क्या होता है, जिसको भी पर्नीशियस एनीमिया हुआ है उसके मुंह में छाले हो जाते हैं, जो अमाशय की उसकी कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लगती हैं, और उसके अस्थि मज्जा में आरबीसीज परिपक्व नहीं हो पाते हैं, आरबीसीज परिपक्व नहीं हो पाते हैं। और जो आरबीसीज हैं वो अस्थि मज्जा में ही अस्थि मज्जा से बाहर नहीं निकल पाते हैं, अस्थि मज्जा में फंस जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। और आरबीसीज अगर बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो क्या होगा, हमारे रक्त में ये नहीं मिल पाएंगी और रक्त में इनकी संख्या कम हो जाएगी, जिससे हमारे रक्त की कमी हो जाएगी। अगर आरबीसीज ही नहीं बन पा रही है तो रक्त की कमी बॉडी में हो जाएगी, और रक्त की कमी बॉडी में हो रही है तो एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया भी कौन सा एनीमिया होगा, पर्नीशियस एनीमिया होगा। हमें तो ये तो पता है कि पर्नीशियस एनीमिया में जो विटामिन B12 की कमी से होता है, पर्नीशियस एनीमिया में आरबीसीज कम हो जाते हैं, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। अगर आरबीसीज की संख्या कम हो रही है तो फिर क्या होगा, बॉडी में जो पित्त रस है, पित्त रस जिसे हम बिलिरुबिन बोलते हैं, इसकी संख्या अधिक हो जाती है। आरबीसीज की संख्या कम होगी और जो पित्त रस है बिलिरुबिन की संख्या अधिक हो जाती है। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति का शरीर होगा वो पीला पड़ने लगेगा, पीला हो जाता है। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया में आरबीसीज की संख्या कम हो जाती है, लेकिन उसके स्थान पर क्या होता है, बिलिरुबिन जिसको हम पित्त रस बोलते हैं इसकी संख्या अधिक हो जाती है। अगर बिलिरुबिन की संख्या हमारी बॉडी में अधिक हो रही तो उससे जो हमारी बॉडी है वो पीले कलर की हो जाती है। आरबीसीज की संख्या में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पर्नीशियस एनीमिया में कितना हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 13 होना चाहिए। और इसमें जो आरबीसीज की संख्या कम होके कितनी हो जाती है, कम होती है, जिसको पर्नीशियस एनीमिया होते हैं उसकी आरबीसीज की संख्या 1 से 5 मिलियन होती है। और जो सामान्य व्यक्ति है उसके आरबीसीज की संख्या कितनी होनी चाहिए, सामान्य व्यक्ति के आरबीसीज की संख्या जो है, महिलाओं का हमने देखा था कि 4 से 5 और पुरुषों में 5.5 मिलियन होना चाहिए। ठीक है, ये महिलाओं में 4.5 मिलियन और पुरुषों में 5.5 मिलियन आरबीसीज होनी चाहिए, और हीमोग्लोबिन की मात्रा 8 से 9 हो जाती है, और सामान्य व्यक्ति का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से 15 के आसपास होता है।
तो विटामिन जो B12 है इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। इसमें आरबीसीज की संख्या कम हो जाती है। आरबीसीज की संख्या जहाँ पे कम हुई उस स्थान पे बिलिरुबिन की संख्या अधिक हो जाएगी, और बिलिरुबिन अगर जब हमारी बॉडी में अधिक, हमारे ब्लड में अधिक बिलिरुबिन हो जाएगा तो उससे जो हमारी बॉडी होगी वो पीले कलर की देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे कि विटामिन B12 की प्राप्ति कहाँ से होती है। विटामिन B12 की जो प्राप्ति होती है प्राणिज जगत से होती है, प्राणिज जगत के पदार्थों से होती है, और वनस्पति जगत में ये नहीं पाया जाता है। वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है, प्राणिज जगत से ही इसकी प्राप्ति होती है। और विटामिन B12 का जो अवशोषण है वो कैसे होता है। B12 का अवशोषण छोटी आत्मा होता है, छोटी आत्मा होता है इसका अवशोषण। और जो विटामिन B12 का अवशोषण होगा इसके लिए जो आंतरिक कारक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार होता है। B12 के अवशोषण में इंट्रिंसिक फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, IF फैक्टर्स। IF फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, आंतरिक कारक। जो आंतरिक कारक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स है, IF फैक्टर्स भी बोलते हैं। इसका जो स्रावण होता है, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, अमाशय से होता है, अमाशय से होता है। और विटामिन B12 के अवशोषण में 3 घंटे लगते हैं। इसका जो अवशोषण होता है काफ़ी जटिल होता है, इसके अवशोषण में 3 घंटे का समय लगता है। जो आंतरिक कारक है ये विटामिन B12 का अवशोषण कैसे करता है। आंतरिक कारक जो होता है ये B12 को अपने में बांध लेता है, अपने में बांध लेता है, और एक यौगिक बनाता है। यौगिक, दो चीज़ें मिल रही हैं, इसका मतलब वो संयुक्त रूप से हम उनको यौगिक बोलते हैं। और एक यौगिक बनाता है जिसको हम IF फैक्टर्स बोलते हैं। IF B12 बनाता है, ठीक है, जिसे हम IF फैक्टर्स बोलते हैं। और जो IF फैक्टर्स या विटामिन B12 इन दोनों का अवशोषण तब आंत द्वारा होगा, अवशोषण उसके बाद आंतों में होता है। अगर B12 की B12 का अवशोषण के लिए हमें जो IF फैक्टर्स होता है ये चाहिए होता है। अगर IF फैक्टर्स या आंतरिक कारक नहीं है तो B12 का अवशोषण नहीं होगा। विटामिन B12 की कमी का पता लगाने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो टेस्ट क्या होता है, कमी का पता लगाने के लिए टेस्ट क्या होता है, टेस्ट का नाम है मिथाइल मैलोनिक अम्ल परीक्षण, ठीक है। विटामिन B12 की प्राप्ति कहाँ से होती है। विटामिन B12 की प्राप्ति प्राणिज जगत से होती है। वनस्पति जगत में विटामिन B12 या कोबाल्ट नहीं पाया जाता है। कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट एक खनिज लवण होता है। विटामिन B12 का अवशोषण छोटी आंत में होता है और 3 घंटे का समय लगता है इसके अवशोषण में। छोटी आंत इसका अवशोषण करेगी लेकिन वो सीधे विटामिन B12 का अवशोषण नहीं करेगी। जब इंट्रिंसिक फैक्टर्स होगा, IF फैक्टर्स होगा, तभी विटामिन B12 का अवशोषण होगा। और जो हमारा आंतरिक कारक होता है इसका स्रावण कहाँ से होता है, इसका स्रावण हमारे अमाशय से होता है। आंतरिक कारक जो होते हैं ये विटामिन B12 का अवशोषण कैसे करते हैं, ये जो विटामिन B12 है उसको आंतरिक कारक अपने में बांध लेता है और एक यौगिक बनाता है जिसे हम IF B12 बनाता है, यौगिक जिसे IF
B12 बोलते हैं, ये बनाता है और तभी जाके इसका अवशोषण होगा। लेकिन आंतरिक कारक नहीं होगा तो विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाएगा। विटामिन B12 का कमी का पता लगाने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को हम बोलते हैं मिथाइल मेलोनिक अम्ल परीक्षण, उसको बोलते हैं विटामिन B12 की कमी का पता लगाने के लिए। तो आज हमने देखा कि विटामिन B12 क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।